Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Sunil Shilak and in this video we are going to solve monthly unit test of class 9th which is of 10 marks. So first of all, first question we have, what are balanced and unbalanced forces? Balance और unbalanced forces कौन से होते हैं? So मान लीजिए हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और इस पर दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं और दोनों के दोनों जो फोर्सेस हैं वो इक्वल हैं और अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हैं। तो जब इक्वल फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन के अंदर काम करते हैं, वर्क करते हैं, तब आपको पता होगा कि कोई भी चेंज नहीं आएगा ऑब्जेक्ट की पोजीशन के अंदर। उसको हम क्या बोलेंगे? बैलेंस फोर्सेस। If two equal forces are acting on a same object having opposite direction that do not cause any change in the position of the object are known as balanced forces. Now suppose unbalanced forces क्या होंगे? तो यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि जो F2 है वो ग्रेटर देन है F1, बट डायरेक्शन तो अपोजिट ही है। तो F2 ज़्यादा है, F1 से ज़्यादा है, तो ऑब्जेक्ट है वो इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगी। इनको हम अनबैलेंस्ड फोर्सेस कहते हैं। जब दो अनइक्वल फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करते हैं, वर्क करते हैं और उसमें मोशन प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? अनबैलेंस्ड फोर्सेस बोलेंगे। सो यू हैव टू राइट द डेफिनेशन ऑफ बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस एंड यू कैन डेमोन्स्ट्रेट इट बाय आल्सो गिविंग एग्जांपल एज लाइक मी। दिस इज बेसिकली ऑफ 2 मार्क्स, ये 2 मार्क्स का था। नेक्स्ट है स्टेट द लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है? सो लॉ ऑफ इनर्शिया इज बेसिकली the first law of motion that is given by Newton. So first law of motion क्या था? Every object, either it will be in rest or in motion, will remain in rest or in motion until there is no external force applied on it. जब तक आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, मान लीजिए हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये रेस्ट पोजीशन में है, तो ये रेस्ट पोजीशन में ही रहेगी जब तक इसके ऊपर कोई आप फोर्स नहीं लगाओगे। ऐसे ही कोई ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, इट इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन इन यूनिफॉर्म मोशन, देन इट विल रिमेन कंटिन्यूसली अंटिल देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। जब तक इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए उसको हम क्या कहेंगे? लॉ ऑफ इनर्शिया कहेंगे। The third one we have, derive the mathematical expression of second law of motion. So first of all write the definition of the second law of motion. So second law of motion क्या होता है? The rate of change of linear momentum is directly proportional to the external force applied on an object. तो basically हमें क्या करना है? dp by dt। dp का मतलब हो गया यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम, p को हम मोमेंटम लिखते हैं, dp by dt चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम को हमें फोर्स के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका मास है m और ये u मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है। t टाइम के बाद जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर पहुँच गई और उसकी वेलोसिटी में थोड़ा सा चेंज आया है, वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड हो गई, बट मास तो आपको पता है ऑब्जेक्ट का सेम ही रहेगा। सो in the first case let us the linear momentum is p1। तो लीनियर मोमेंटम किसके इक्वल होता है? लीनियर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। So in the first case here
the mass is m and the velocity is u. Now suppose the linear momentum in the second case is p2. In this case the p2 will be, the linear momentum will be mv, क्योंकि मास तो m ही रहना है और वेलोसिटी क्या हो गई हमारे पास v होगी। अब चेंज इन मोमेंटम है उसको मैं p मान रहा हूँ, तो चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। जैसे मुझे चेंज इन वेलोसिटी फाइंड आउट करना है तो ये हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब यहाँ पर मुझे लीनियर मोमेंटम फाइंड आउट करना, चेंज इन लीनियर मोमेंटम फाइंड आउट करना है, उसको मैंने p से माना है। तो जो फाइनल मोमेंटम होगा उसमें से हम क्या करेंगे, इनिशियल मोमेंटम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। वी विल हैव p2 माइनस p1 विच इज इक्वल टू mv माइनस mu। तो ये हो जाएगा m कॉमन निकालोगे तो ये v माइनस u हो जाएगा। नाउ चेंज इन लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, विच मीन्स यहाँ पर चेंज इन लीनियर मोमेंटम हमने p माना था, इसको t से डिवाइड करोगे, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। इसको हमें इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रूव करना है। दिस इज यू हैव टू प्रूव। सो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, वी हैव p अपॉन t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। p की वैल्यू क्या है हमारे पास, m इंटू v माइनस u डिवाइड बाई t। अब यहाँ पर v माइनस u बाई टी किसके इक्वल होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन। सो बेसिकली वी हैव p बाई टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m इंटू a। p बाई टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये किसकी वैल्यू होती है, फोर्स की वैल्यू होती है। यही हमें प्रूव करना था। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो हमारे पास आ जाएगा p बाई टी इज इक्वल टू kf, where k is the constant of proportionality and p by t यानी कि चेंज इन लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल इक्वल टू द फोर्स व्हेन k इज इक्वल टू 1। जब k 1 के इक्वल हो जाएगा तो हमारे पास जो चेंज इन लीनियर मोमेंटम है टाइम के रिस्पेक्ट में वो फोर्स के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट है राइट सम एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इन आवर डे टू डे लाइफ। डे टू डे लाइफ के अंदर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की कुछ एप्लीकेशंस बताइए। सो बेसिकली न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता क्या है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि बिहाइंड एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो फर्स्ट एग्जांपल है मेरे पास, जैसे मान लो ये एक वॉल है, दीवार है और यहाँ पर कोई पर्सन है और ये क्या कर रहा है, बॉल को मार रहा है ऐसे करके। तो वो जितनी तेज़ी से बॉल मारता है तो उतनी ही तेज़ी से वो वापस बाउंस बैक होके उसके पास आ जाती है। नेक्स्ट है जब आप बुलेट फायर करते हो तो जो बुलेट है वो आगे की डायरेक्शन में मूव करती है, ये हमारा एक्शन हो जाता है। और दूसरा
जब आपको जर्क लगता है, झटका महसूस होता है, ठीक है, वो कंधे की तरफ होता है, वो आपका रिएक्शन हो जाएगा, दोनों इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ब्लड फायरिंग का हो सकता है। जब आप चलते हो तो आप जितना अर्थ को पुश करते हो, ठीक है, जितना अर्थ को पीछे की तरफ पुश करोगे उतने ही आप आगे बढ़ते हो। तो अर्थ को पुश करने का यानी कि सरफेस को पुश करना रिएक्शन होगा और आपका आगे बढ़ना वो क्या हो जाएगा, एक्शन हो जाएगा। जब आप बोट से उतरते हो, ठीक है, तो जब आप आगे की तरफ बढ़ते हो तो बोट है वो थोड़ी सी पीछे की तरफ चली जाती है। ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। सो यू कैन राइट एनी टू, but before writing you should always write this kind of line that there are following application of Newton's third law of motion in our day to day life। तो इससे जो क्वेश्चन है उसकी लेंथ भी थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाती है। और दूसरा, आपको जितना हो सके पॉइंट्स के अंदर लिखने की कोशिश करें, तो वो आपके मार्क्स को गेन करने में हेल्प करता है। Next we have what is the momentum of a car having mass 1500 kg moving with a velocity of 2 मीटर पर सेकेंड। कोई एक कार है, उसका मास 1500 किलोग्राम है और वो 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव गिवन द मास, सो मास इज इक्वल टू $1500 किलोग्राम, 1500 किलोग्राम है हमारे पास। जो वेलोसिटी है वो है 2 मीटर पर सेकेंड। तो जो लीनियर मोमेंटम होता है वो क्या होता है, लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। सो मास वी हैव 1500 किलोग्राम multiply by velocity is 2 meter per second. So it is 1500 multiply by 2, that is 3000। अब जो लीनियर मोमेंटम है उसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सो ऑलवेज राइट द यूनिट्स। यदि आप यूनिट्स नहीं लिखते हो तो आपके मार्क्स कटने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। The next question we have, a stone of mass 10 kg is thrown on the surface of a frozen lake with a velocity of 20 meter per second, comes to the rest after traveling a distance of 50 meter। एक स्टोन को एक लेक की सरफेस पे फेंका जाता है और वो 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव करने के बाद 50 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, उसके बाद रेस्ट पे आ जाता है। सो व्हाट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन आइस एंड सरफेस ऑफ लेक। आइस और सरफेस ऑफ लेक के बीच में कितना फ्रिक्शन होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा। तो फोर्स किसके इक्वल होता है, बेसिकली किसके इक्वल होगा, हमारे पास मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पर हमारे पास मास है बट एक्सेलरेशन नहीं है, सो वी हैव टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन। तो अभी जो छोटी छोटी जो डिटेल्स दे रखी हैं वो नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले आपको मास दे रखा है, मास वी हैव 10 किलोग्राम, डिस्टेंस इज गिवन टू यू विच इज जनरली डिनोटेड बाय एस। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जनरली एस से डिनोट करते हैं हम। सो ये आ गया हमारा 50 मीटर। द इनिशियल वेलोसिटी इज 20 meter per second and the final velocity v is 0 meter per second. Why? Because the stone comes to the rest after traveling। यहाँ पर लिखा हुआ comes to the rest। जब कोई ऑब्जेक्ट चलने के बाद, कुछ दूर कवर करने के बाद यदि वो रेस्ट में आ जाती है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होती है।
सो हमारे पास ये डिटेल्स हैं। तो एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर टाइम गिवन नहीं है। सो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है हमारी, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। सो यहाँ से a की वैल्यू निकालोगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 2s मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएंगे। वी विल हैव v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइड बाई 2s। वी स्क्वायर की वैल्यू, अब वैल्यूज पुट करनी, वी स्क्वायर की वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 का स्क्वायर 0 होता है, माइनस आफ्टर दैट वी हैव u, initial velocity is 20, so it is 20 square divided by 2s, 2 into s कितना 50, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 50। सो 0 माइनस 20 स्क्वायर, तो माइनस के 20 मल्टीप्लाई बाई 20 हो जाएगा। ये 20 का स्क्वायर है, माइनस 20 का स्क्वायर नहीं है यहाँ पर, तो ये ध्यान रखना है। तो 20 का स्क्वायर 20 मल्टीप्लाई बाई 20 होता है, माइनस साइन बाहर ही रहेगा। एंड हेयर वी हैव 52 जा 100 ही लिख लो सीधे। सो यहाँ से 0 कैंसिल आउट हो गई और यहाँ से भी 0 कैंसिल आउट हो गई। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया हमारे पास, -2 इंटू 2 -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ वी हैव द फोर्स विच इज़ इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। सो एक्सेलरेशन वी हैव -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड द मास इज 10, so it will be 10 multiplied by -4 which is equal to -40 न्यूटन, -40 न्यूटन हो जाएगा। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। और यदि आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं आंसर्स देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन।